प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐतिहासिक मुकाम हासिल कर लिया। वे भारत के सबसे अधिक दिन रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम यह रिकॉर्ड था। आपको बताएं कि वाजपेयी जी के सभी कार्यकालों को मिला दे तो 2268 दिनों तक वो प्रधानमंत्री रहे थे। आज पीएम मोदी ने उनके कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया। और मोदी लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी हैं। आपको यह भी बता दें कि मोदी देश के सबसे लंबे कार्यकाल वाले चौथे प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। जवाहरलाल नेहरू इससे पहले 16 साल 286 दिन उनका रिकॉर्ड है। सबसे अधिक समय तक वे प्रधानमंत्री रहे हैं। उनके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी 15 साल 350 दिन तक प्रधानमंत्री रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन तक प्रधानमंत्री रहे हैं। और अब नरेंद्र मोदी 2269 दिनों तक यानी 6 साल 81 दिनों तक प्रधानमंत्री हैं। और इसका क्या मतलब है? जो देश में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू हुई है, बीजेपी उसमें एक प्रमुख ध्रुव बनती दिखाई दे रही है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कहने के लिए तो ये रिकॉर्ड है, नंबर्स हैं, दिनों की संख्या है, लेकिन इसका राजनीति के लिए क्या महत्व है कि गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाते हैं और अब एक रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कि सबसे अधिक समय तक वो प्रधानमंत्री हैं, तो इसका क्या मतलब है भारतीय राजनीति के लिए? देखिए अखिलेश, सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय में एक ऐसा दौर था जब कांग्रेस के विपक्ष में कहा जाता था कि सारी पार्टियां एक हों, और आप देखिए कि बीजेपी के विपक्ष में प्रधानमंत्री मोदी इन पर्टिकुलर, उनके विपक्ष में सारी पार्टियां एक हों। 2019 के पहले हमने देखा था कि ऐसा वो कोलकाता में या बैंगलोर में या इस तरह के बाकी जगह अधिवेशन हुए जहां सभी लोग आए थे। अब दो चीज की बात आपने कही, एक तीसरे चौथे सर्वाधिक दिन रहने वाले प्रधानमंत्री और वाजपेयी जी का भी कार्यकाल से उनका आगे चला गया। इसमें दो चीजें महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि संख्या, जितने समय में उन्होंने काम किया, एक नंबर्स का रिकॉर्ड जो होता है, और दूसरा कि आप किस तरह का काम करते हैं। मनमोहन सिंह ने 10 साल का कार्यकाल पूरा किया सरकार में रहते हुए, लेकिन क्या लोग वाजपेयी मोदी के 6 साल के कार्यकाल को ज्यादा याद रखेंगे या मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल को? या बहुत सारी चीजों के लिए क्या आप वो जो 10 साल का कार्यकाल है उसको आप याद रखना चाहते हैं क्या? बहरहाल वो एक अलग विषय होगा चर्चा का। मुझे लगता है कि मोदी का ये जो 6 साल का कार्यकाल है, मुख्य रूप से 5 ऐसे चीज हैं जिनके लिए ये कार्यकाल काफी अहम हो जाता है। देखिए, बीजेपी में एक परंपरा रही है, कांग्रेस में भी इंदिरा गांधी के समय, जवाहरलाल नेहरू जिस समय हुए थे उस समय गांधी जी ने उन्हें बनाया था। इंदिरा गांधी डिक्लेयर्ड होकर के चुनाव में गई और प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी, उनके निधन के बाद सिचुएशन ऐसा था कि वो डिक्लेयर्ड प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर के गए और प्रधानमंत्री बने। अटल जी चूंकि बीजेपी के निर्माता थे, जनसंघ के दिनों से भी वो पार्टी के सबसे प्रमुख नेता थे, तो उनका प्रधानमंत्री बनना स्वाभाविक था। लेकिन मोदी का जो उदय है वो मैं एक तरह से मानता हूं कि पार्टी के अंदर जितने लोग थे, जैसे यूएस में एक प्राइमरी की व्यवस्था होती है, पार्टी का जो सबऑर्डिनेट रैंक एंड फाइल था या लोगों का भी जो मानस था, उसमें से उदय हुआ है। बिल्कुल, फर्स्ट तो ये एक कहा जाता है कि वो उभर करके आए। संजय जी, एक दूसरा प्रश्न जो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि गैर कांग्रेसवाद की बात जब होती है तो ये भी कहा जाता था शुरुआत में कि जो भी गैर कांग्रेस सरकार होगी वो राजनीतिक स्थिरता नहीं दे सकती है। अगर कोई भी सरकार आएगी तो वो गठबंधन की सरकार होगी, सहयोगी दल आपस में एक दूसरे की टांग खींचेंगे। हमने शुरुआत में देखा भी था कि जब वाजपेयी जी की सरकार आई थी तब शुरुआती दौर में ऐसा हुआ भी था। लेकिन अब जबकि दो बार पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी एक सरकार बना रही है, चला रही है, तो इसमें ये जो राजनीतिक स्थिरता को लेकर के प्रश्न चिन्ह लगाया जाता था कि कोई भी गैर कांग्रेस सरकार स्थायी सरकार नहीं दे सकती है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस पर क्या असेसमेंट रहेगा? देखिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। देखिए, 2014 का भी जब चुनाव हो रहा था, एक ऐसे समय में मोदी उभर करके आए और प्रधानमंत्री बने जिस समय ये मान लिया गया था कि इस देश में सिर्फ कोलिशन पॉलिटिक्स ही होगा और जो सरकार आएगी उसकी संख्या सबसे ज्यादा होगी जो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन उसका अपना बहुमत नहीं होगा। मोर सो बीजेपी को एक नॉर्थ इंडियन पार्टी आप कह करके वो किसी तरह से उनके विपक्षी दल जो थे वो टारगेट करते थे, तो ये मान लिया जाता था 282 फिर 303। तो एक सबसे बड़ी चीज ये थी। उसके बाद इन्होंने एनडीए को भी
समेटा अपने साथ। उन्होंने सिर्फ बीजेपी की सरकार नहीं बनाई, उन्होंने एनडीए की भी सरकार बनाई। तो ये अपने आप में काफी बड़ी गाथा वो कहती है। एक व्यक्ति जिन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभाला, उसके वो सिचुएशंस को समझते थे, दिल्ली में आए तमाम सहयोगियों को लेकर के, और जो चीज आप बीजेपी विपक्षी पार्टी के लिए कह रहे हैं, मोदी के लिए तो कहते थे कि ये लेके चल ही नहीं सकते हैं साथ में। और उस समय में जब सबका पहली बार सबका साथ सबका विश्वास उन्होंने वो नारा दिया था, तब भी उनके क्रिटिक कहते थे। अब की बार उन्होंने तीसरा शब्द जो उसके साथ जोड़ा, तब भी लोग उनके क्रिटिक कहते थे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है कि वो इस चीज को सफलतापूर्वक, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, एक ध्रुवीकरण जो होता है कि आप एक सशक्त जो पोल है उस पोल को आप लीड कर रहे हैं। उनके सामने आज कौन सा पोल है ये पता ही नहीं, केवल आप विपक्षी एकता की बात करते हैं। तो एक तरह से मोदी का एक सत्ता परिवर्तन ये नहीं था अखिलेश, एक व्यवस्था का परिवर्तन था मोदी का आना। और एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है कि देखिए, अभी तक जो बात करते थे हम लोग, चाहे जो भी सरकारें रही हों इस देश में 1947 के बाद से, कि मैनिफेस्टो इशू करना एक जो वेस्टर्न जो डेमोक्रेसी से हम सीख करके आए थे कि चुनाव के पहले मैनिफेस्टो रिलीज किया जाता था। अभी 2019 में बीजेपी ने उसका नाम संकल्प पत्र दिया। 2004 में उसको विजन डॉक्यूमेंट कहा, फिर 14 में उन्होंने उसको मैनिफेस्टो कहा, 19 में जब चुनाव में गए तो उन्होंने संकल्प पत्र कहा। अब देखिए, संकल्प का सीधा अनुवाद अंग्रेजी में जो हिंदी का वो भाव है, जो भारतीय संस्कृति के साथ उसका बहुत सारा चीज जुड़ता है। जी संजय जी, माफ कीजिएगा, मेरे पास समय इतना ही है इस चर्चा के लिए। अभी मैं बाद में भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।